अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब, इसार राना साहब। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत के एक बयान ने तहलका मचा दिया और वो ये कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में सऊदी अरब भी शामिल था। जी हाँ, अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब ने भी इमरान खान की हुकूमत गिराई है। शेर अफजल मरवत के इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही यू टर्न लेना पड़ा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी समेत दीगर रहनुमा भी इस खबर की तरदीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बयान तो शेर अफजल मरवत साहब का ज़ाती बयान हो सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ को ऑफिशियली इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। और सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी तहरीक इंसाफ काफ़ी गुनगाती नज़र आ रही है कि सऊदी अरब की हेल्प हमेशा से पाकिस्तान के हवाले से रही है। तो इस तरह का जो बयान है वो तहरीक इंसाफ का बयान नहीं हो सकता, शेर अफजल मरवत का बयान ज़रूर हो सकता है। मलिक साहब, सबसे पहले सवाल आप ही के लिए, आपको क्या लगता है कि ये शेर अफजल मरवत साहब कहीं दूर दूर से कहीं सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर तरीके इंसाफ बहुत सी सच्चाइयों पर पर्दा डालने की अब कोशिश कर रही है? मेरे लिए कुछ सच भी होते हैं, मगर एक चीज़ पक्की है कि पार्टी के अंदर मैं हमेशा आपको पता तनकीद करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई एक नई बात नहीं मुझे। तो अगर चलो खान साहब से शुरू करते हैं, उन्होंने अमेरिका पे भी हमला किया, यहाँ से काम शुरू हुआ था ना कि भी वो अमेरिका वाले मेरी हुकूमत ख़त्म करना शुरू करते हैं। फिर बाद में उन्होंने एक इन्वेंशन कर ली, मीर जाफ़र की, मीर सादा की, फिर उनका जनरल बाजवा याद आ गया, नहीं वो भी मेरी हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं। फिर उनको नहीं ये नवाज शरीफ और जरदारी मिले हुए हैं, ये मेरी हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं। एक दिन उन्होंने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, मुझे याद है, उनका मोहसिन नकवी, उसने इस बंदे ने मेरी हुकूमत ख़त्म किया। अच्छा, तो वो ये फिर उनकी एक क्वालिटी भी है खान साहब की, वो तो पाकिस्तान के माशाल्लाह बड़े पॉपुलर लीडर हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि यू टर्न लेना बड़े लीडरों का काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान की जो लीडरशिप है मकबूल ज़रूर है, मगर कंसिस्टेंसी मुझे कभी नज़र नहीं। हालांकि ये फास्ट बॉलर है और एक कैप्टन एक टीम का रहा है, और इस बंदे के कैरेक्टर में जो सबसे बड़ी इसकी लीडरशिप की बात थी ना, वो थी कंसिस्टेंसी, कि आप एक काम जो करें मुस्तकिल करें, कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे। तो उसी चक्कर में मुझे लगा कि शेर अफजल मरवत टाइप बंदे जो आए हैं, ये वकील थे, इनको कुछ समझ आ गई कि हम टिकटॉकर के हाथ में आ गए हैं, हम सोशल मीडिया के हाथ आ गए हैं। देखिए, मीडिया को आपको ना कोई टिक्कर चाहिए होते हैं, मीडिया को दानिश्वर लोगों का काम नहीं है। वो तो आपने कुछ चाह रहे को फिक्रा दे दें, आपसे कहीं सऊदी अरब ने आपकी हुकूमत खत्म की, वो उसने कहा मज़ा आएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी, वो टिक्कर टुक्कर चलेंगे। अच्छा, जब टिक्कर चलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, फिर इनमें से कुछ सियाना आता है, वो कहता है भाई उधार लेते हैं, तेल उनसे लेते हैं, अमेरिका IMF चलाता है, हुकूमत नहीं मिल रही है, तो फिर यू टर्न ले लेते हैं। अच्छा, मतलब आप अब सीरियस ही नहीं ले रहे इस बयान को? नहीं, इस बयान मैं कह रहा हूँ पार्टी सारी ऐसी है, कोई मुझे मलिक साहब तो बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि जी पहले अमेरिका की बात की खान साहब ने कि इसने हमारी हुकूमत गिराई, उसके बाद मीर जाफर मीर सादिक आ गए, दायरा बाजवा साहब की तरफ उन्होंने इशारा किया, उसके बाद जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आ गए, अब सऊदी अरब भी बीच में आ गया है। तो तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला तो खान साहब पर पहले से ही जारी है। आपको कितनी सदाकत लगती है इस खबर में? शेर अफजल मरवत साहब जो सऊदी अरब की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इससे पहले भी हम देख रहे हैं सियासी मुबस्सिरीन इसी की तरफ कहीं ना कहीं से इशारा करते नजर आ रहे थे। देखें, तो मरवत साहब ने जो कहा, बात सच ऐसे होते हैं जो बंदा नहीं बोलता, अपने आप से भी नहीं बोल पाता, डाइजेस्ट नहीं होते ना, नहीं अपने आप से भी बाजू का छुपा लेता है ना। तो अगर आपको ये कहे मलिक साहब जैसे दानिश्वर कि नहीं सऊदी अरब तो हमारा बड़ा भाई है और उससे तो हमने पेट्रोल मुफ्त लेना है, या उसने हमारे कौमी खजाने में $3 अरब रखे में जिससे हमारा भरम है, तो मैं मलिक साहब से पूछूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब 10 साल का जब मुआहदा करके सऊदी अरब गए थे तो कौन लेके गया था? मलिक साहब आपके आऊंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर बार बार जो ये जद्दा पहुंचते हैं, फिर ये कहा जाता है कि हमारे उनसे जाती ताल्लुकात हैं, ठीक है ना, और वो गारंटी देते हैं कि मियाँ साहब को आप भेज दें, हम गारंटी देते हैं, ये हमारे पास रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ सच ऐसे होते हैं कि जिसको बोलते हुए हम खुद शर्मिंदा हो रहे होते हैं। कि अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, सऊदी अरब और सऊदी अरब के हुक्मरान वो जब चाहे पाकिस्तान की सियासत में। अब मैं बताऊं, एक इमरान खान ने या आप कहा था अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट जी। एक दफा इमरान खान के दौर में इमरान खान के वजीर खारजा ने कहा था कि हम सऊदी अरब से डिक्टेशन नहीं लेंगे, अब फैसले हमारे इस टेबल पे होंगे, जिसके बाद फिर उनका एक नया सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं भी बस इतना ही महफूज कह सकता हूँ, क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई है और हम मेरे मैदे में भी उसका नमक जो है वो उछल उछल के बोल रहा है। वो अलग बात है कि वो वहां पे हमारा पासपोर्ट उठा के ऐसे फेंक दें, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं। तो मेरा ख्याल है इतना कड़वा सच जो है मरवत साहब ने जो बोला वो खुद PTI डाइजेस्ट नहीं कर सकती और बावजूद नहीं कर सकती।
और वैसे इस मौके पे मरवत साहब को ये इसलिए भी नहीं कहना चाहिए था कि वो हमारे पास आए हुए हैं और अल्लाह करे कि जो हम सुहाने सपने देख रहे हैं वो पूरे हो जाएं और वो 10-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान के दुख दलदर दूर हो जाए। हमें तो रोटी चीनी घी उतनी कीमत पे मिलेगा, लेकिन चलो जो ऊपर के लोग हैं माशाल्लाह उनकी जिंदगियों में तो इनकलाब आ जाएगा ना। क्योंकि मैंने ये देखा कि माजी में जो सैलाब ज़दगान या जलजला ज़दगान के लिए जो इमदाद कंबल आते थे, फूड आता था, तो वो अमीरों के घर खुल जाते थे जाके, उनके घर से बरामद होते थे। अब भी ऐसे ही होता है। तो ये इमदादों से उनके घर में तो खुशहाली आएगी। चलो उसका नतीजा ये होगा कि उनके घर में खुशहाली आएगी तो भीख के 2 टुकड़े वो शायद हम गरीब आवाम के ऊपर भी फेंक दें। तो मैं इस मौके पे मरवत साहब का ये जो कड़वा सच है ये उन्हें नहीं कहना चाहिए। टाइमिंग इसकी ठीक नहीं कहना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, एक इसकी थ्योरी ये भी है कि शेर अफजल मरवत साहब जानबूझ के खान साहब को मुश्किल में डाल रहे हैं। टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली डेलीगेशन ऑलरेडी पाकिस्तान में है और ऐसे में इस तरह की स्टेटमेंट, और पहले ही खान साहब की रिहाई कितनी मुश्किल हुई हुई है, लेने के देने पड़े हुए हैं तहरीक इंसाफ को और उनकी लीगल टीम को, तो ऐसे बयान से मज़ीद सख्ती भी हो सकती है, जैसा कि अभी इशारा कर रही है तहरीक इंसाफ इस तरफ। सना लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है कि राइट मैन राइट फॉर द राइट जॉब। आपकी हमारी जुबान में मर्दम शनासी कहते हैं कि आपको किसी को देख, लीडर तो कुछ नहीं करते। अच्छा। लीडर का काम है कि वो सही बंदा जो उसका विजन है, जहाँ पे उसने जाना है, उस मुताबिक वो लोग तैयार कर वहाँ लेके जाए। पहले आप खान साहब का मसला क्या है? खान साहब को एक चीज़ आपको मज़ा देती है, अभी बैठे जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि पीटीआई हमेशा ट्रैप में आती है मीडिया के, क्योंकि मैं तो मीडिया का इंसान हूँ ना, मेरा तो 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। मीडिया होता है जज्बातियत, मीडिया चाह होता है फौरी ब्रेकिंग न्यूज़, हमें रेड कलर की कोई चीज़ चाहिए। ये तो पॉलिटिशियन में अक्लमंदी होनी चाहिए ना कि इसका लॉन्गर रन इफेक्ट क्या है। जब आप 12 बजे को आपको सवाल करें तो आप वो जवाब देंगे, 12 बजे ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए, 1 बजे आप सर पकड़ लें। आप अमरीका किया किसी सियाने राना जैसे बंदे ने आगे समझाया कि भाई अमेरिका के बगैर आप हुकूमत में नहीं आ सकते, बस इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। सीधी बात है, पैसे जो मैंने 10 दफा आपको बताया आईएमएफ से क्या आपकी डील होती है, फिर आपने लॉबिंग शुरू कर दी। वहां हमने ये सारे फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, मैं कोई सुनी बात नहीं कर रहा। सऊदी अरब का आपको पता है, आप जाके इनकलाबी सुबह इनकलाबी बनते हैं, रात को आपको समझ आती है। बस हम सऊदी अरब के दौरे में हैं, वहाँ आपने वली अहद से आपके भाई बन गए, बड़ा प्यार बन गया। आप उसी के जहाज में चले जाते हैं यूनाइटेड नेशन के जलसे में, न्यूयॉर्क चले जाते हैं और ऐसी बात कर रहे थे जो मैं टीवी पे बता नहीं सकता। आपका जहाज अगला वापस ले लेता है। ये दुनिया की डिप्लोमेसी में इस तरह की कभी कोई चीज नहीं हुई कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पहले किसी के जहाज पे न्यूयॉर्क जाए, फिर ऐसी बात करते कर लगे जहाज वापस चल कर रक्षा करा के वापस जाए। तो इससे मैं साबित क्या कर रहा हूँ? मैं साबित ये कर रहा हूँ कि पार्टी की लीडरशिप और पार्टी के अंदर जज्बातियत है, फौरी फायदा लेना है। पहले काम कर दिया, बाद में समझ आती हुआ क्या है। अब मरवत को किसने बनाया था? अपना जनाब स्पोक्समैन मैंने बनाया था। अब हटाया किसने? इमरान ने। पहले बना भी दिया, उमैर नियाजी को बनाया, फिर वापस ले लिया। किधर गया खोसा सा वकील? पहले वकील सुबह दोपहर शाम वकील। अब सब जब से वो एमएनए बने सब गायब हो गया। अब मैं आपको थोड़ी सी इसके बाद भी खबर दूंगा। राणा साहब, शेर अफजल मरवत साहब पहले ही बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है उनकी बातों में भी, और बहुत से कन्फ्यूजन चल रही है तहरीक इंसाफ के अंदर भी कि -1 फार्मूले पे जब काम करना है, मतलब इमरान खान को माइनस करना है, तो शेर अफजल मरवत साहब को इन करने की कोशिश की। ज़ाहिर है एक फिनोमेना है। दूसरी जानब समझ में नहीं आ रहा कि शेर अफजल मरवत साहब ये किसके कहने पे कर रहे हैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट इस मौके पे? टाइमिंग्स आपको पता है बड़ी। अच्छा देखिए, मलक जो ये कह रहा है ना कि पीटीआई को ट्रैप कर लेता है, मुझे तो इनकी इस बात पे हंसी आ रही है। ये पीटीआई है जो मीडिया को ट्रैप करती है और जान के एक कंट्रोवर्सी छोड़ते, फिर उस पर डिबेट होती है, पीटीआई जिंदा रहती है, इमरान खान जिंदा रहता है, बदोबदी उस पर बात करनी पड़ जाती है। होना तो ये चाहिए कि सऊदी अरब का वफद आया है, वो इतना कुछ हमारे लिए लेके आए, हम उस पर बात करें। लेकिन वो मीडिया की नफ्सियात को इतना समझते हैं कि वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी छोड़ते हैं कि सब उसके पीछे चले जाते हैं। और उसकी रीजन क्या है कि मुस्लिम लीग नून अभी तक 1990 की मीडिया माइंडसेट से बाहर नहीं आई। वो वहीं पे खड़े हुए, ये समझने दुनिया अखबार पे चल रही है। उन्हें ये नहीं पता कि दुनिया जो है वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे कन्वर्ट हो चुकी है। वहां पे आप एक शोशा छोड़ते हैं, लाखों लोग उसको उस पर बात करते हैं, तो आप तो जिंदा है।
ठीक है ना, आपका तो पर्पस पूरा हो रहा है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा जी मरवत साहब को शायद रिप्लेस करने की और किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, ओ छोड़े, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप वो कहाँ की जोड़ कहाँ मिला रही हैं। 10,000 मरवत इकट्ठे हो जाएं तो एक इमरान खान के करीब नहीं पहुंचते। आप क्या बच्चों वाली बात कर दी आपने कि मरवत रिप्लेसमेंट होगी, और ऐसे नहीं होता। शेर का नेमुल बदल शेर ही हो सकते हैं, शेर की खाल पहने हुए गधे नहीं हो सकते। हाँ, आपको जेल की सलाह को छोड़ दें, वो ये लोग इर्रेलेवेंट है। मतलब नवाज शरीफ भी कोशिश नाकाम रहेगी। इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है या होगा, उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इर्रेलेवेंट है, उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता। ये डील और मामला कहीं और हैं। ये तो जुम्मा जंजनल शामिल वाजे, डील कहीं और होगी या नहीं होगी, सजा कहीं और होगी या नहीं होगी, ये तो मैटर ही नहीं करते। और आप भी ब्रेक के अंदर कोई ठंडा पानी पिए कि आप मरवत को इमरान खान से कंपेयर कर रही हैं। मुझे तो आप पे हैरानगी हो रही है कि आप ये क्या बात कर रही हैं। की बहस है जो कि छिड़ी हुई है और कई दिनों से छिड़ी हुई है, जिस पर बहस जारी है, इसकी वजह से इमरान खान साहब ने मुलाकात से भी उनको रोक दिया। वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है किससे मिलता है किससे नहीं मिलता, ठीक है ना। और अगर ये कहते हैं ना कि वो मर्दम शनास नहीं है, वो इतना मर्दम शनास है कि उसने जेल से बैठ के वो कैंडिडेट रखे जिन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को उड़ा के रख दिया। मलिक साहब नहीं एग्री करते, मलिक साहब तो कह रहे हैं कि भाई वो तो वही कह रहा हूँ ना, वो खान साहब ये जिसको मीडिया कह रहा है इंटेलिजेंस ये है कि सारी उम्र कहते रहे, वो हर तक खान साहब ने 96 जलसे किए थे ये जब इनकी हुकूमत खत्म हुई, तो हर सुबह दोपहर शाम मीर जाफर मीर सादक मीर जाफर मीर सादक। जब मीर जाफर मीर सादक के पास गए कि जनाब आप 6 महीने की एक्सटेंशन ले लें तो आप जनाब इलेक्शन करा दें, हम आपको एक्सटेंशन देते हैं। तो उसने कहा जनाब आप वो मीर जाफर किसको छेड़ते हैं? तो उसने कहा मैं तो सर आपका जनरल साहब आपका कहा जिक्र, मैं तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता हूँ। तो मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये जो राना कह रहा है ना कि वो मीडिया को ट्रैप करते हैं, बात ये नहीं होती कि जिक्र आपको, बात होती है कि आपकी क्रेडिबिलिटी। अब इमरान खान मेरी राय में, ये मैं इसे हालांकि मैं कह सकता हूँ ये फैक्ट है, क्योंकि खान ऑन रिकॉर्ड कह चुका है यार यू टर्न लेना जायज़ है। एक आदमी एक चीज़ की पोजीशन उसने 1000 दफ़ा पोजीशन बदली और वो कहता है कि जितने भी बड़े लीडर हैं वो पोजीशंस बदलते हैं, तो वो तो एक चीज़ कंसिस्टेंट है। अमेरिका का जब आपने पूरी दुनिया की जान खा ली कि अमेरिका मुझे पार गया एब्सोल्यूट नॉट, वहाँ आपने लॉबिंग शुरू कर दी, पैसे इकट्ठे किए, वहाँ सेनेटर्स को मिल रहे हैं। ये जो पिछले दिनों आपको याद होगा कांग्रेस में हियरिंग हुई है, अब अमेरिकन सिस्टम पढ़ लें। अमेरिकन सिस्टम की सीधी बात है, फंडिंग है। वो ख्याल है कि वो सुबह सुबह सोए हुए कांग्रेसमैन आ गए, आपने बकायदा फंडिंग की है। मैं ये लीगल बात कर रहा हूँ, मैं कहना गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जब आप थोड़ा सा मजा तो ले लेते हैं मीडिया से, आप बाद में जब आपको उसका इम्पैक्ट नजर आता है, पाकिस्तान के सिस्टम में ये चीज़ साबित शुदा है कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है, मैं तमीज से बात करता हूं, जो कि असरअंदाज है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। अगर आपको ये गलत फहमी है कि आप इलेक्शन लड़ के यहाँ से वोट लेके हुकूमत में आते हैं, नो नॉट एट ऑल, तो एक्सटर्नल फैक्टर है। कुछ सियाने बंदे जब समझाते हैं कि भाई कारोबार करना सियासत, कारोबार करना इलेक्शन, और सऊदी अरब को तुम्हारा अगर बंदा कहेगा तो ये माफी नहीं मिलेगी, फिर जब आप वापस लेते हैं तो कहाँ की क्रेडिबिलिटी रहेगी, कहाँ आपकी इज्जत गई? ये मीडिया का ट्रैप है कि आपकी नाहली है। तो सऊदी अरब को नाराज फिर इसका मतलब हमने कर देना भाई, आप मैं वो तो साबित हो गया ना, वो तो साबित हो गया। तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहीं से अब देखो बल्कि राना सुनाला ने नया कल एक मैं पढ़ रहा था, उसने नई एक लाइन छोड़ी, उसने कहा ये जो बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन है ये तो अगस्त में हो चुकी हुई थी। हमने ये कहा, हमें पता था कि खान ने उसको एक्सटेंशन दे दी हुई है, तो हमने सोचा कि जाते जाते हम जरूर जूते खाए, हमने कहा हम भी तुम्हें वोट दे रहे। उसने कहा कि ये जो सारा कार्रवाई हुई है ये सारी जैली कार्रवाई, ये मैं नहीं कह रहा, आपका साबिक वजीर दाखिला कह रहा है, वो कह रहा है कि सारी जैली कार्रवाई थी, इट वॉज डन। ये सारी इमरान खान ने अपने आने वाले ज़माने की सामने रखते हुए एक्सटेंशन दे दी थी, तो हमने ये तीर चलाया, हमने ये फीलर दिया कि हम भी जनरल बाजवा के साथ चलते हैं, हम भी एक्सटेंशन देते हैं, और वो कह रहा है हमने मारा है, हमने देखो इसको पॉलिटिकली आउट किया। लेकिन तनकीद तो करती है ना, नून लीग भी करती है, जनरल बाजवा पर भी करती है। तो देखिए बात ये है कि अगर वो इतना ही बकौल इस मलिक के इमरान खान उनके बाजवा साहब के वो लगा हुआ था, नीचे लगा हुआ था, तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बाजवा साहब ने आके कहा कि मैं 1 घंटा मिन्नतें करता रहा इमरान खान की कि आके मिल लो, वो नहीं मिला। पूरे 3.5 साल एंकर ने एंडोर्स किया, एंकर ने 3 दफा बोले, आर यू श्योर? कैसा ही हुआ? फिर 3.5 साल वो जोर लगाते रहे कि बुजदार को हटा दो, उसने नहीं हटाया। ऐसे ही
अगर वो नीचे ही लगा होता तो फिर ये सब कुछ होता। और सिंपल है कि अगर होता तो फिर वो कैसे ये होता कि उसके खिलाफ अदम एतमाद आ जाती और बाजवा साहब कहीं और जाके खड़े हो जाते, ठीक है ना। और देखें रही बात मरवत की कि मरवत के बयान से क्या हो सकता, तो मरवत इतना मैटर ही नहीं कर रहा पीटीआई में। वो ये जरूर है कि उससे सोशल मीडिया पे मरवत को एक अच्छी माइलेज मिलती है, इसलिए उन्होंने अलग ठीक से टीम बना है। ली लेकिन social media अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेटेजिकली मरवत को एक नॉन सीरियस करैक्टर डेवलप कर दिया पीटीआई ने, ताकि उनकी किसी बात की कोई वर्थ ना रहे, क्रेडिबिलिटी ना, ठीक है। और फिर चौथी और बात यह है, देखें कि एक बंदा जेल में है, हाँ। उससे मुलाकातों पे पाबंदी है, उसकी स्ट्रेटेजी की एक एक चीज नोट होती है, ठीक है। शीशे भी लगा दिए गए। अब ये उससे तवक्को रखें कि वो कोई बड़ी अंदर से बैठ के कोई बड़ी ऐसी काम करेगा सियासत का कि जो उसके पास है क्या जिससे आप उसे खेलने देंगे, ठीक है। अब शीशों में तो उसे बिठा दिया, शीशे के घर में तो हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, वीडियोस बन रही हैं। और एक बात मेरी सुन लें, देखें जहां तक सऊदी अरब का मामला है ना, तो सऊदी खानदान से मियां साहब के जाती ताल्लुकात हैं, कोई ढकी छुपी बात है। हाँ, और बड़े पुराने शहबाज शरीफ साहब, अभी वो एक तस्वीर भी फिर जान के छपवाई गई जिसमें वो पहन के क्या कहते हैं और चप्पल पहन के गए हुए हैं, जुबा बोलते हैं, अरबी भी बोलते हैं वो, हैं अरबी भी बोलते हैं। हाँ, तो वो चप्पल पहन के गए और फिर नीचे लिखा क्योंकि उस खानदान से उनके जाती ताल्लुकात हैं तो इतने कैजुअल वो चले गए। लेकिन अब ऐसा प्रोटोकॉल नहीं मिलता, ऐसी वो इंपॉर्टेंस चले नहीं कोई मिलता। बात नहीं, लेकिन असल चीज ये है जो मलिक ने अभी दो बातें कही कि देखे ना अमेरिका से आप यूं करेंगे या मुझसे करेंगे तो यहाँ वोटों से तो कामयाबी नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी रियासत है नीम शब को न मिल सकी सहर, तो इसके मानी ये हुआ कि यहाँ खुदा कोई और है। फिर इसका मतलब वोट तो कोई अहमियत नहीं रखता। बकौल मलक की अगर मैं बात पे यकीन कर लूं कि यहाँ पे वोट से नहीं कोई भी मुंतखब होता, वो जद्दा से या पेंटागन से होता है, तो फिर पाकिस्तान में ये सारा जो ड्रामा हम करते हैं इलेक्शन का, इसका तो कोई फायदा नहीं है। और तीसरी बात और सुन लें, ये मलिक साहब ने कहा कि जी ये जाके वहाँ पे लॉबिंग करते हैं। इमरान खान या किसी पीटीआई ने ये कब कहा कि हमारी अमेरिका से कुट्टी हो गई है, बोलचाल बंद हो गई है? उन्होंने एक बात पे एब्सोल्युटली नॉट कहा कि हम अड्डे नहीं देंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने अमेरिका को इनकार कर दिया, मतलब उससे भाई यही तो डिप्लोमेसी है कि जो काम नहीं करना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड के नहीं करना, बाकी मामला तो आपने कायम रखने ना। मार्क्स एंड सीगल नहीं करता रहा लॉबिंग, वो कानी साहब नहीं करते रहे लॉबिंग, नवाज शरीफ साहब के लिए वहां पे नहीं होती रही लॉबिंग। किसने अमेरिकन अखबारात में इश्तहार छपवाए थे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ? तो ये क्या अजीबोगरीब लॉजिक है कि जी उन्होंने एब्सोल्यूट नॉट का, तो फिर अब अमेरिका को नक्शे पे से फाड़ के फेंक देंगे, जी है ही नहीं। उन्होंने एक काम के लिए कहा कि भी मैं नहीं मानता, बाकी कामों में तो थोड़ी कहे कि जी हमारी बोलचाल ही बंद हो गई तुम्हारे साथ। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और उसका खमियाजा भुगत रहे हैं ना। कह रहे राना ये कहना चाह रहा है कि दो फेसेस होने चाहिए, एक आपका पॉपुलर फेस होना चाहिए, पॉलिटिकली अंदरों रली जाओ, मतलब ये सियासी फायदा होगा पीटीआई को इससे। देखे ना बात ये, आप बात तो करते हैं रियासत मदीना की, बात तो आप करते हैं असूलों की, इंसाफ की, तो आप एक फेस रखें। आपने एक फेस रखा जो पाकिस्तान में पॉपुलर है और एक फेस है जो रियलिटी का है। तो अब यार लोगों को बताएं, अगर नवाज शरीफ वहां लॉबिंग कराता है, अगर बाकियों ने लॉबिंग कराया तो फिर एब्सोल्युटली नॉट भी नहीं कहते, वो पंजाबी में कहते हैं अपनी लिमिट में रहते हैं। तो एक तरफ आप इनकलाबी बनते हैं, दूसरी तरफ आप डर जाते हैं। मुझे तो बात ये कह रहा है, उसकी कितनी बड़ी कामयाबी है कि आपने अमेरिकी सफीर को अदालत में बुला के बिठा दिया, उसे जवाब देने पड़े, वजाहतें देनी पड़ी, ये कुछ छोटी कामयाबी है? हेयरिंग कोई अमेरिका के अंदर चाहे कुछ ना हो, क्या फैक्ट हुआ? मैं तुम पे पर्चा करता हूं, तुम्हें फांसी ना लगे, लेकिन मैंने पर्चा तो करा दिया, ठीक है ना। इम्पैक्ट क्या मतलब? ये कम इम्पैक्ट है कि एक सफीर जो है अदालत में जाके बैठ गया और जाके और वहां कहा गया कि जी आप जाके अमेरिकी सफीर को इमरान खान से भी मिलना चाहिए। ये कम बात है? कम बात है। ये पाकिस्तान की तारीफ में नहीं हुआ ना। अच्छा, पाकिस्तान की तारीफ में तो नहीं हुआ ना, चले मान लें, इत्तेफाक कर लें इसी बात पे। उसे दो चीजें, दो बातें आती हैं इसे करनी। वो देखे जी अमेरिका को नो एब्सोल्यूट नहीं आता, अब उससे बोलना ही बंद कर देता है कि पाजी हमारी तुम्हारी बोलचाल ही बंद। जीवो करीब असूल परस्ती, खुदा का असूल परस्ती, इससे पूछे असूल परस्ती, इससे पूछो ये असूल के जो देवता है, इसके असूल के जो देवता है जिनके ऊपर ये
तंतों पे वारू मंतों पे वारू हर रोज गाता फिरता है, वो जलसे में गालियां देते हैं और गाड़ी की डिग्गी के अंदर बैठ के गाड़ी की डिग्गी के अंदर आज तक कमर दर्द खत्म नहीं हुआ, आज तक कमर दर्द खत्म नहीं हुआ गाड़ी की डिग्गियों में बैठ के, ठीक है ना। जो इनके जो देवता है ना, सुनो एब्सोल्युटली नॉट करो। तुम्हें ना एक लफ्ज नहीं पता डिप्लोमेसी का, तुम्हें एक लफ्ज नहीं पता डिप्लोमेसी का, तुम्हें पता ही नहीं, अली नहीं पता, सब बातें करते हो। मुनाफिकत की सपोर्ट, एब्सोल्युटली नॉट का मतलब है कि अमेरिका को खत्म कर दे, मुनाफिकत की सपोर्ट। यहीं से, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस के बाद हम डिस्कस करेंगे कि नून लीग में सियासत किस किस्म की हो रही है। नवाज शरीफ साहब भी सदारत संभाल सकते हैं पार्टी की, और इस टाइम तंदूर में रोटी कितने की मिल रही है, इस पर भी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। नून लीग में अब एक नई बहस छिड़ चुकी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब इसकी कंफर्मेशन भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब पार्टी को जुज़ वक्ती नहीं बल्कि कुल वक्ती सदारत चाहिए, और अब हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब सदारत संभाल लें पार्टी की। और इससे पहले शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ से पहले जावेद हाशमी साहब थे जो कि सदारत संभालते रहे हैं नून लीग की, और अब नवाज शरीफ साहब अगर फ्रंट फुट पर आते हैं तो ज़ाहिर है बड़ा कारनामा भी सरअंजाम दिया जा सकता है। सबसे पहले राना साहब आप ही से सवाल, आपको क्या लगता है कि पार्टी की सूरत हाल बेहतर हो सकती है नवाज शरीफ साहब अगर सदारत संभाल लें तो? अब कोई फर्क नहीं पड़ा, आप सदर बन जाएं, चेयरमैन बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, अच्छा, पार्टी ने तो अवाम से वोट लेना है, जिस पे मलिक साहब का यकीन नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तानी अवाम के वोट की कोई हैसियत नहीं है, अमेरिका और सऊदी अरब हमारे हुक्मरान मुतकिब तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? ठीक है ना, तुम समय तो फिर बात तो करने दो ना, बात तो करने दो ना। नहीं ठहरो एक मिनट, तुम समय तो पाकिस्तान में फिर इलेक्शन होते हैं, मेरी बात बस सिर्फ मैं उसको भाई मेरी बात तो होने दो ना। मैंने सवाल सिंपल किया, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर नहीं होते, तुम कहते मेरी बात होने देंगे कि नहीं होने देंगे? बोलो ना, बात होने देंगे कि नहीं? अगर मैं आपका ये वाला फलसफा मान लूं तो इसका मतलब रिजीम चेंज जो है वो सही है, हुआ है ऐसा? भाई मुझे आप हाँ या ना में जवाब दें। हाँ के ना नहीं, आप हाँ या ना में जवाब दें। अगर मैं ये फार्मूला मान लेता हूँ, पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं है, डिस्प्यूटेड इलेक्शन होते हैं, हाँ या ना में जवाब दे दो। मैं भी घुमान आना, वो दो नंबर आना ना करो, या कह दो है या नहीं है, बस इतनी सी बात। जब आप चुप होंगे ना फिर बोलूंगा, क्योंकि आपने मुझे बोलने नहीं देना। बोलो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका फार्मूला मैं मान लेता हूं तो आप ये मानते हैं कि रिजीम चेंज हुई? सवालों का जवाब, मैं तुमसे सवाल पूछूं पूरा नहीं जवाब देंगे, जब नहीं जवाब देंगे उसका जवाब ले लो ना, ठहरो। मैं तुम्हारी तरह दरमियानी गेम नहीं करूंगा। अगर इलेक्शन फेयर नहीं होती इसका मतलब पाकिस्तान में फेयर हुकूमतें नहीं होती, इसका ये जो नहीं, मैंने पूछा रिजीम चेंज हुई थी। रिजीम चेंज होती क्या है कि हुकूमत बदल गई, इसका मतलब है जो इलेक्शन फेयर इलेक्शन से चेंज नहीं हो रही। यहाँ इलेक्शन हमेशा डिस्प्यूट रहे हैं, 75 साल में एक हुकूमत नहीं है जिसको हम कह सकते हैं। मलिक साहब के मुताबिक जो हुकूमतें लाते हैं उनको हुकूमतें गिराने का भी पूरा हक हासिल है। एक अच्छा सहाफी जो है ना, वो ये होता है कि जो मलक नहीं कह सकता था उसने कहा कि हाँ चेंज हुई है, ठीक है ना, ये एक बड़ी बात है। अब आप सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि जो हुकूमतें पाकिस्तान में बनाते हैं, और पाकिस्तान की तारीख रही है, पाकिस्तान की तारीख गवाह है, अब तो बच्चा बच्चा जानता है, जो हुकूमतें बनाते हैं वो गिरा भी सकते हैं, बहस ही खत्म। बात ये है कि हमारी असल लड़ाई ये है कि हुकूमत अवाम को बनानी चाहिए और अवाम को ही गिरानी चाहिए। तो अब नवाज शरीफ साहब फिर सदारत के लिए क्यों आ रहे हैं? अच्छा, मैं जो बात वहीं पे आ जाते हैं कि मियां साहब को आप चेयरमैन बना लें, सदर बना लें। एक मुस्लिम लीग नून में एक ये ख्याल पैदा हो रहा है क्या कि नवाज शरीफ साहब की ग्रिप खत्म होती जा रही है पार्टी पे से, तो कोई डाउट और वो लोगों में ये जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब उनके बहुत लायल हैं, ठीक है, ख्वाजा आसिफ हैं, राना सनाउल्लाह हैं, जावेद लतीफ हैं। जावेद लतीफ ने जो भयानक बयान दिया आप सुने, मैं यहाँ पे कह नहीं सकता, मैं सुन चुकी हूँ। उसने कहा है कि जिस तरह शेखुपुरा में लोगों को हरवाया गया और क्या क्या हुआ कि रिश्वत दी गई। मैं तो ये कह रहा हूं कि इदारों पे इससे बड़ा इल्जाम कोई नहीं है, ठीक है। अगर नून पीटीआई वाले इदारों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और वो कटहरे में आते हैं तो जावेद लतीफ को भी कटहरे में लाना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि सबूत दे, तूने हमारे इदारों पे इतने भयानक इल्जामात लगाए। जावेद लतीफ को कटहरे में बुलाना चाहिए। और मैं काजी साहब से दरखास्त करूंगा, मेरे चीफ जस्टिस हैं, मेरे हीरो हैं, मैं तो उनको बहुत पसंद करता हूं कि काजी साहब आप जावेद लतीफ को अदालत में तलब करें। उसने तो पूरे इंतखाबात को मशकूक करार दे दिया, ठीक है, और वो कहते हैं मेरे पास सबूत है। तो सबूत कौम की अमानत है, वो अदालत में उन्हें बुलाया जाए, उनसे सबूत लिए जाए।
सबूत वाकई मलिक साहब बात यहाँ तक पहुँच गई नहीं, वो तो और अरबों की बात है, कोई लाखों करोड़ों की बात नहीं देखो, है, ये तो रिश्वत की बात। जायज बात है ना, हमारा काम तो जायज एनालिसिस है, बात हम है। इदारे तो, मेरी बात तो सुन लेना पहले, हम इदारे तो नहीं ना, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, हम तो मीडिया है ना, मीडिया तो एक परसेप्शन की बात कर सकते हैं, ये एनालिसिस कर सकता है, जिस तरह मैंने एनालिसिस किया है कि हमारे यहाँ ये परसेप्शन भी है और हमारी जो 76 ईयर की हिस्ट्री है वो बता रही है कि यहाँ इलेक्शन फेयर नहीं है, हमेशा डिस्प्यूटेड है। तो ये किसका काम है? कोई दुनिया का जर्नलिस्ट इसको ना साबित कर सकता है, ना इसको गलत साबित कर सकता है। ये किसने करना है? ये इदारों ने करना है। ये इसलिए 18,000 अरब रुपए अगर आप लगाते हैं, अगर आपने इतनी एजेंसीज रखी हैं, अगर आपने पंजाब पुलिस रखी है, सिंध पुलिस रखी है, आपने KPK पुलिस रखी है, आपने अदालतें बनाई हैं, छोटी अदालत, बड़ी अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो किस लिए बनाई है? वो इसलिए बनाई है कि जो हुकूमतें होती हैं वो सियासी होती है। नवाज शरीफ है, इमरान है, ये पाकिस्तान के मुलाजिम है। आपको जो कहते हैं, जिसको निजाम कहते हैं, वो सिटीजन का मुलाजिम है। तो आई 100% एग्री विद हिम। ये इल्जाम अच्छा है या बुरा है, ये मैंने नहीं साबित करना। मैं यार कौन होता हूँ कहने वाला कि जुवेद चौधरी बिल्कुल सही बोल रहा है, जावेद लतीफ गलत बोल रहा है। ये इदारों का काम है, मेरा काम है निशानदेही करना। उसने निशानदेही की है कि भाई ये एक आपका साबिक MNA है, एक पार्टी का फेस है, उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। मेरा ख्याल है कि एक सिविलाइजेशन का तकाजा है कि हमारे इदारों के लिए उनके गिरेबान को किसी ने हाथ डाला है। अब ये इदारों की जिम्मेदारी है कि या वो बंदे ने गलत बोला है या इदारे गलत है, दोनों में से दोनों चीजें ठीक नहीं हो सकती। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक दफ़ा एक बयान दिया था, आपको याद होगा, हमलों के हवाले से, कहीं हमले हुए थे, कौन उसमें मुलविस था। तो यहाँ तो हम नहीं देख रहे जज़ा सज़ा का कोई सामने आता है कि मैं वैसे मलक को तंग करता हूँ, लेकिन मलक की बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं, अगर वो फेयर होते तो फॉर्म 47 ना जीतता, फॉर्म 45 जीत जाता। ठीक है ना? क्योंकि ये और मैं और आप भी रात काली करते रहे थे यहाँ पे बैठ के, 16 घंटे की ट्रांसमिशन की, तो बेहोश भी हो गए थे, ठीक है ना? राना साहब। हाँ, तो हम तो जब हमारे असाब बिल्कुल खत्म हो गए थे और हमने कहा अब हम गिर पड़ेंगे, तो हमने ट्रांसमिशन चेंज एग्जैक्टली की, सब चैनल, तो हम तो पल पल की, और वो जो खबरें हम दे रहे थे मलिक साहब भी इस बात के, हमको पल्ले से नहीं दे रहे थे, हमारे नुमाइंदे वहां से फॉर्म 45 की तस्वीर बना के हमें भेजते थे, तो हम यहाँ करते थे और हम बताते थे कि इतने बूथ की आ गया, इतने पोलिंग स्टेशन का आ गया। ठीक है? तो ये इसमें कोई शक नहीं कि हमने माजी में भी अवामी मैंडेट को नहीं माना। पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, ऐसे ही, ठीक है ना? हमें मैंडेट का एहतराम करना होगा, और ये सबसे पहले सियासतदानों को करना होगा, क्योंकि सियासतदान जिस दिन अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे, ठीक है ना, हारने पे, अब किया ना साद रफीक ने, उसी रात का मुबारकबाद दी, ठीक है ना, हाफिज नईमुर रहमान ने। तो जब हमारे सियासतदानों में ये हौसला हारने का तस्लीम करने का पैदा हो जाएगा, होता क्या है, हर इंतखाब के बाद हारने वाला एजिटेशन के लिए बाहर आ जाता है। ऐसे ही? तो हम ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं कि पाकिस्तान स्टेबल ही ना हो सके, पाकिस्तान सियासी इस्तेकाम की तरफ ना जा सके? हमें इसको तस्लीम करके आगे बढ़ना होगा। और जब तक हम सियासतदान, छोड़े इदारों पे जो इल्जाम लगाते हैं आप, मैं वोट सियासतदान को देता हूं, इदारे को नहीं देता किसी को। सियासतदान मेरी दहलीज पे आके मुझे यकीन दिलाता है कि वो मेरा नुमाइंदा है, मैं तो उसका गिरेबान पकड़ूंगा। मैं तो उससे कहूंगा कि तुम क्यों नहीं शिकस्त तस्लीम करते, या तुम क्यों नहीं फेयर इलेक्शन होने देते, तुम क्यों रात के अंधेरों में जाके इमदाद मांगते फिरते हो, फिर तुम किस मुंह से कहते हो कि वोट को इज्जत दो या अवाम को इज्जत दो? मैं तो उसको गिरेबान पकड़ूंगा। और ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान में, मेरी बात लिख लें, एक दफा फेयर इलेक्शन हो गया ना, तो बहुत सारी चीजें गर्द खुद ब खुद बैठ जाएगी। जिनको अवाम पजीराई देंगे वो आए, अपना पूरा मैंडेट एतमाद के साथ, पाकिस्तान को जरूरत है। ये कब तक हम ममालिक को खुश करने के चक्रों में चीजें आगे पीछे करते रहेंगे कि वो हमें कुछ पैसे दे देंगे? सही है। चलें, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप ही से मैं शुरू करूंगी राना साहब, कि अब मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए, जो वक्ती सदर उन्होंने कह दिया शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन अब वो वज़ीर आज़म हैं, पार्टी के अंदर के लोग उनको इतनी सी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो पूरा पाकिस्तान उनको फिर क्या फिर लगता है हमें आने वाले टाइम में शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ लेने वाले हैं? मैं तो आपको उज़्मा भी उनके हाथ में आएगी कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब फिर एक दफ़ा हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कोई बनेगा, कुछ इधर से जवाब। ये जावेद लतीफ़ का बयान किस सिलसिले की कड़ी है, राना सनाउल्लाह का बयान किस सिलसिले की कड़ी है? मियां साहब ने सहाफ़ियों के साथ जो गुफ्तगू की, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो बातें करते रहे। आप क्या समझते हैं कि वो ऐवी कर रहे थे? उन्हें ये नहीं पता था कि ये बातें मैं जो कह रहा हूँ ये एज इट इज आगे जाएंगी। एग्जैक्टली। तो वो किसी को मैसेज दे रहे थे।
तो लेकिन वो जो कल धरने का वो आया है, फैजाबाद धरने का, वो उनके बारे में से हवा निकालने की एक वो थी कि आप जिस चीज पे अपनी इमारत बनाने लगे वो नीचे से हम खींच लेंगे। सो मैं ये समझता हूं कि ये जो धूप छाऊं 99 लिडो खेलते हुए आप 99 पहुंचते, सांप डंग मारता है फिर नीचे गिर पड़ते, इसे खत्म होना चाहिए। जो अवाम जिसको मैंडेट दे वो आगे आ जाए और वो बड़े फैसले करे। आप मैं लिख के दे देता हूँ, अवाम का मैंडेट लेके जो लोग आएंगे ना और अवाम को उन पर यकीन होगा कि हमारे लीडर हैं, अगर वो कड़वे फैसले भी करेंगे तो अवाम एक्सेप्ट करेगी। अवाम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? कि उन्हें पता है कि आप वो जाली हुक्मरान है, ठीक है ना, और आप हमें कैसे ईमानदारी का दर्स दे सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए तोशाखाना में भी रिलैक्सेशन हो गई है मलिक साहब। नवाज शरीफ साहब हो सकता है कि आने वाले टाइम में ना सिर्फ सदारत बल्कि वजारत उज़्मा भी संभाल लें, वही पॉइंट है, क्योंकि नून लीग तो उन्हीं पर रिलाई करती है, उन्हीं को बुलाया गया लंदन में। एक तरफ नैब खां के पीछे पड़ी हुई है, एक जो मियाँ है उसको बचाने रोज अब नैब चली गई है, नाम ने कहा जी नाब ये भी खत्म करे वो भी कर। मतलब वो पॉइंट जो है ना वो असल में जो कल भी हमने इस मौजू पे बात की थी। देखे नवाज शरीफ को एक बात का पता है, ये मेरी अब या मैं अपनी राय खुल के देने लूँ। आज से 2 साल पहले जो लास्ट डे थे ना तहरीक इंसाफ के, तो हम मुसलमान ने भी छोटा मोटा शो करते थे, तो हम लोगों का ख्याल था कि अगर इलेक्शन होंगे तो शायद तहरीक इंसाफ की कोई टिकट ही नहीं लेगा, क्योंकि खां की जितनी भी स्टेटमेंट थी, और ये मैं खां की नहीं, ये सबके साथ होना, ये भी मैं आपको बता दूं, किसी ने मंगाई ये आज अभी कर लें, जादू कर लें, खां को लें, अगर ये पेट्रोल रुक जाए की कीमत तो मुझे आप पकड़ लें, अगर डॉलर को कंट्रोल कर ले, क्योंकि ये चीज़ें होती है लॉन्गर रन में। शॉर्टर रन में जिस तरह का हमने मुल्क बना दिया ना, मैं अगर आपको चले कहाँ से कहाँ बात करते, मैंने एक छोटी सी आपको बताना है। तो खां नवाज को जो सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ, वो मसला ये बना हुआ कि हमने टोटल पॉपुलैरिटी अपनी गुम कर दी है। वो कह रहा है कि पहले हमारा ख्याल था कि हम बड़ा एक रोना डालेंगे कि जी हमने रियासत के लिए कुर्बानी दे दी। अब जो दबे दबे लफ्जों में जो एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम, जो सच्ची बात है वो ये है कि वो मैसेज दे रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को कि यार हमने तुम्हारी पॉलिसीज ले ली है, तुम्हारे कहने पे महंगाई भी कर दी है, तुम्हें बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए, तो अब हम किधर जाएं? अब हालत ये हो गई है, जो आपका घर है ग्वाल मंडी, जो आप समझ लें आपकी पार्टी का दिल है, वहाँ आप पे सीधा FIR है कि आप दोबारा गिनती करा लें, देख लें। तो नवाज शरीफ किस तरह बच सकता है? नवाज शरीफ को बचत के लिए 2-3 फार्मूले निकाले। एक तो उन्होंने रोटी का फार्मूला निकाला जो अभी तक कामयाब नहीं कर। 16 रुपये रोटी सस्ती करो, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो जो मैंने पहले कहा, रोटी कपड़ा मकान कि रोटी सस्ती करो। दूसरा वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें ना थोड़ा सा गुस्सा दिखाना चाहिए, हमें कुछ लोगों के लिए। अब शहबाज मुझे बता दें, नवाज शरीफ किस मुँह से किसको फेस करे? महंगाई कंट्रोल हुई है, पेट्रोल कम हो रहा है, डॉलर कंट्रोल हुआ है, आटा कंट्रोल हुआ है, हर चीज़ हाथ से जा रही है। आज आपके जो इंटरनेशनल इदारे हैं, चलो हम लोग तो मशहूर है ना पाकिस्तानी साहब, हम जो मर्जी, 2% आपकी शरह तरक्की है और आपकी महंगाई है। आप सरकारी में बता रहा हूँ, इंटरनेशनल इदारा कहता है 25% महंगाई है। यानी कि आप समझ लें कि आप राना एक समझ लें तरक्की की लामत है। इसको 2 रुपये ये कमा रहा है और जब ये खर्चने जा रहा है 25% माइनस हो रहे हैं, तो पूरी सोसाइटी तो आपके हाथ से निकल रही है। तो मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ को ये रियलाइज़ हुआ है कि कहीं ना कहीं हम ये सियासी जीत में हम मुकम्मल ही सारी बाजी हार रहे हैं। और ये सही कह रहा है, एग्री विद हिम कि वो आहिस्ता एक ऐसा फेस ले रहा है जिसमें कन्फर्टेशन नजर आए, जिसमें दोबारा इनकलाब नजर आएगा कि हम आपकी ये जो एस्टैब्लिशमेंट से अकेला इमरान खान ही लड़ता। मैं एक बात नहीं समझ पाई राना साहब, ये पार्टी को बचाने का, पार्टी को मजबूत करने का ठेका सिर्फ ये बड़े भाई के हाथ में है? नवाज शरीफ साहब की सिरदर्दी है? शहबाज शरीफ साहब क्यों सीरियस नहीं होता है? पार्टी मैं आंख का तारा हूँ लेकिन किसी का नहीं, नवाज पार्टी में कितना मकबूल हो डजंट मैटर। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की पार्टी है और शहबाज शरीफ साहब की पार्टी कोई और है, ठीक है ना, लिहाजा उन्हें इस पार्टी की ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो मलिक साहब बात कर रहे हैं ना, उसका नाम क्या है पार्टी का? है उसका क्या नाम है पार्टी का? देखो पार्टी ऑल एंड ऑल शहबाज साहब जो हैं पार्टी नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि शहबाज साहब रूहानियत भी रखते हैं, तो उनके साथ बहुत कुछ फरिश्ते भी हैं और उन्हें अल्लाह की तायद भी हासिल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब जो मर्जी कर ले, ये कह रहा है हमारी शरह नमू कितने फीसद है सर? 2% से भी कम है। अब सुने, इमरान खान के दौर में 5.7 थी, मिसाली शरह नमू थी। मानते हैं अब सुने इधर देखें, आटा क्या किलो है? अब मेरा ख्याल है 200 के करीब है, कितना किलो है ऑलमोस्ट, मतलब एक आटे का जो थैला है एक 5 किलो का, वो 800 से ऊपर का ही है, तो वो ऑलमोस्ट वही बन गया ना। अब आप सुने, इमरान खान के दौर में आटा 70-75 रुपए था, पेट्रोल क्या लीटर है? पेट्रोल क्या लीटर है? 289। इमरान खान के दौर में 159 था।
आपने विद इन द स्पेन ऑफ 2 years आपने सारी चीजें डबल कर दी, ऊपर डबल से भी ऊपर कर दी। फिर आप ये कहते हैं कि अवाम आपको पसंद करेगी, अवाम आपको वोट देगी, अवाम आपकी पप्पियां लेगी, ठीक है, अवाम आपको जफ्फियां डालेगी। भाई क्यों डालेगी? 5.7 शरह नमू थी इमरान खान के दौर में, आपने उसे क्यों हटाया? आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शहबाज शरीफ साहब ने कि हम महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं, तो ये महंगाई खत्म की है। आपने कहा हम गुर्बत खत्म करने के लिए आ रहे हैं, और मैं समझा गुर्बत खत्म करना है, मुझे पता चला गरीब खत्म करने के लिए आ रहे हैं। अब आप किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे कि जी हम आपको, एक आटे के तोड़े के ऊपर अगर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लग जाएगी तो पॉपुलर हो जाएंगे? नहीं, नवाज शरीफ साहब जलसे में आई लव यू टू भी कहते रहे वो। अच्छा, इसमें भी देख लें कि वो डायरेक्ट आई लव यू टू नहीं कहते थे, वो कहते थे कि डू यू लव मी, वो कहते थे यस, फिर कहते अच्छा फिर मेरे लो में आई लव यू टू। कारोबारी आदमी है ना भाई, समझदारी के साथ, ठीक है ना, जो वो लेने और देने पे यकीन रखते, कोई अनकंडीशनल लव नहीं है। ये बेस्ट हो गया। अगर अनकंडीशनल लव होता तो जो उनके पास मसाइल की कुंजी थी ना, वो कहते कि मुश्किलात है ना, तकलीफें हैं ना, मेरी पार्टी को पूरा वो नहीं मिला, लेकिन मैं पाकिस्तान बचाने के लिए फ्रंट पे खेलूंगा और मैं इस मुल्क के मसाइल को हल करूंगा। क्यों धक्का दिया अपने भाई को? आप तो लंदन से हमें यकीन दिला के लाए थे कि कौम को मसाइल का नवाज शरीफ है, फिर क्यों पीछे हो गए आप? खुशहाली की कुंजी, मईशत का रोड मैप सिर्फ नवाज शरीफ साहब, और अब फिर पार्टी उनको ये कह रही है, यहाँ डी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इसी धोखे में नवाज शरीफ साहब को लंदन से घसीट के पूरी पार्टी यहाँ लेके आई, अवाम को नए सुहाने ख्वाब दिखाए, अवाम को नवाज दो का मंशूर दे दिया, और उसके बाद अब फिर नवाज शरीफ साहब को कि जी यही आएंगे, सदारत संभालेंगे, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि जी ये इनसे चूंकि वजारत उज़्मा संभली नहीं छोटे भाई से, तो अब नवाज शरीफ साहब को एक्सपेरिमेंट करने दें तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना था, तो देखना था, तो फिर से एक्सपेरिमेंट। ये कौम की किस्मत में एक्सपेरिमेंट रह गया। अच्छा, पहले तो बात है कि जो सहाफ़ी हम लोग हैं ना, मीडिया, हम नुमाइंदे हैं आवाम के, हम उसकी पार्टी है, बाकी हमारी सबसे दोस्ती है, सबसे दुश्मनी है। तो मैं थोड़ी सी अपनी छोटी सी दुकान लगाना चाह रहा हूँ। मैं छोटे से एक डाटा देख रहा था, मैं देख रहा था कि हमने कायदे आज़म के पाकिस्तान के साथ किया क्या, ये हमारी स्टोरी है। हमने 47 में हमें ये कहा, हमने ये कहा हमारे लीडरान ने कि यार तुम हो तादाद में बहुत थोड़े, हिंदू जो हिंदुस्तान के वो तादाद में बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम इकट्ठे रहेंगे, जो एक रीजन थी, एक तो इस्लाम था, दूसरा ये था कि आप माशी तौर पे आपका इस्तेसाल होगा। मैंने गलत बात की है। हमने मुल्क क्यों बनाया था कि मुसलमानों की जिंदगी अपने अल्लाह रसूल के कवानीन के मुताबिक असूदगी के साथ गुजरे। और आप रोना शुरू कर देंगे, 1947 में 27 पैसे का लीटर था पेट्रोल, कितने का? 27 पैसे का, और डॉलर था 1.5 रुपए का। फिर जनाब आगे चलते 63 आ गया, 45 पैसा। मेरा इस जनरेशन को पैसे की समझ ही नहीं आ सकती, मैं रुपया पे जा ही नहीं रहा। 45 पैसे का 1963 में जनाब 1 लीटर था। फिर 1971 आ गया 1 रुपये 20 पैसे। फिर 1985 4 रुपये, और डॉलर था 15 रुपये। ये मैं वो कायदे आज़म, वो पाकिस्तान जो इन बानियों का ख्वाब था कि यहाँ रहने वाले मुसलमान, और हमारी करेंसी इंडिया से ऊपर थी। साथ साथ बता रहा हूँ आपको, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज अब 289 पे पहुंच गया, डॉलर भी तकरीबन इतने का चला गया। यानी कि, और अगली में इससे भी जो असल खबर है, जो मैं थोड़ी सी इंटरनेशनल प्रेस को देख रहा था, कि अगर इसराइल का रिएक्शन खतरनाक आया, देखो वो हमारे बस में तो नहीं है, तो ये भी आपको मैं एक गंदी खबर कह ले, 350 रुपये में लीटर जा रहा है आपका पेट्रोल, अगर ये जंग थोड़ी सी डिस्प्यूट हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि यार हमने तो मुल्क बनाया था कि मुसलमानों की ज़िंदगी आसूदा होगी, वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने खुदा की परस्तिश करेंगे, अपनी तहजीब के साथ रहेंगे, तो हमने 27 पैसे से चलने वाला सफ़र 300 रुपये का कर दिया। ये है हमारी 75 साल की हिस्ट्री है, और आवाम की बात ही करेंगे, और महंगाई को इसका मैं फिर जवाब भी दे दूं। इसमें नवाज शरीफ सदर बने, वज़ीर आज़म बने, सवाल यही है कि हमारा मसला कौन हल करेगा। सवाल आप ही के सामने छोड़कर मैं जा रही हूँ, जवाब हम कोशिश करेंगे कि इसका दे सके जब ब्रेक से वापस आने के बाद, कि कौन महंगाई ख़त्म करेगा, इसका हल कौन निकालेगा। आप भी तब तक सोचिए, हम भी इसका हल निकाल कर आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ने, यानी कि पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने पंजाब के लोगों की आसानी के लिए
और उनके रिलीफ के लिए 16 रुपए की रोटी अनाउंस की थी कि तंदूरों पर रोटी 16 रुपए में मिलनी चाहिए। लेकिन अब हुआ ये है कि तंदूरों के दौरे भी कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा, और सख्ती से अमल दरामद कराने की कोशिश भी की जा रही है कि 16 रुपए की रोटी मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बरक्स हम ये देख रहे हैं कि नान बाई एसोसिएशन ने बायकॉट कर दिया इसका, और वो कह रहे हैं कि हम कर ही नहीं सकते क्योंकि महंगाई इतनी है, पेट्रोल इतना महंगा है, बिजली, गैस, हर चीज़ की कीमतें इस टाइम आसमान से बातें कर रही हैं, रोटी कैसे सस्ती दे दें। सबसे पहले मलिक साहब मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि ये अब एक और भी आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे दूँ कि नान बाई एसोसिएशन 5 दिन बाद हड़ताल भी करने जा रही है। ये तो हवा में अहकामात उड़ के रह गए, किस तरह से अमल दरामद कर पाएंगी मरीम नवाज़ साहिबा, एक तो ये भी बता दीजिए। और क्यों हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि 16 रुपए की रोटी करना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि आटा सस्ता करें, पेट्रोल सस्ता करें, बिजली, गैस, इनकी कीमतें नीचे आनी चाहिए तो ही रिलीफ मिल पाएगा ना सबको। देखिए सना, जो सच ये है कि जब आप फ्री मार्केट की बात करते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करते। दुनिया में यहाँ 2 तरह के निज़ाम है, एक है सोशलिज्म का निज़ाम है, वो रियासत कहती है कि भाई हम फैसला करेंगे कितनी गंदम पैदा होगी, कितने के किसका कितना प्रॉफिट होगा, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी तो हम कंट्रोल करेंगे। ये तो है एक निज़ाम। दूसरा निज़ाम है फ्री इकोनॉमी का, जो वेस्ट में चलता है, अमेरिका के लिए, यूरोप, वो कहते हैं जनाब मार्केट चलेगी डिमांड एंड सप्लाई पे। तो हमने ना अजीब काम रखा, अगर सिर्फ पुलिस के, अगर आपने एक नोटिफिकेशन आज इंग्लिश में टाइप कर दी है कि रोटी 16 रुपए की होगी, अब उस नोटिफिकेशन का दूसरा कि सारे, जो मैंने पहले भी कहा था, सारे SHO छोटी पकड़ लें और तंदूरों पे चले जाएं, बाकी आप राजनी भी नहीं रोक सक रहे, जो बाकी 1000 मसले वो भी छोड़ दें। मुझे आप बताएं कि या तो आप फ्री मार्केट में चले जाएं, मैं जो असल बात करना चाहता हूँ। अब तीसरा एक फार्मूला दुनिया में फार्मूला ये है कि जो समझदार मुल्क है वो कहते हैं खाने पाने वाली चीज़ों पे आप कंट्रोल कर लें फ्री मार्केट पे। उसका तरीका क्या है कि वो किसान जो जहाँ से काम शुरू होता है उसको फ़ायदा देते हैं। हमारी एक थोड़ी सी स्टोरी ये, अभी हमारा आज़म चौधरी हमारा कुलीग ही है, वो मुझे हम सबको बता रहा था। अब हमारी जो सरकार स्टेट है, जो पास्को का महकमा, उसने 40 लाख टन उसकी कैपेसिटी है, उन्होंने 15 लाख खरीदी है, यानी कि 25 पहले से मौजूद है। वो पहले वो आप ले ही नहीं रहे। अब किसान के साथ आप ट्रेजेडी क्या है कि आपने उसको 3900 रुपया उसको देने हैं, आप उसको बोरी भी नहीं दे रहे। अब उसके लिए प्रेशर ये, उसने उधार लिया हुआ है, खाद उसने उधार पे ली है, चीजें उधार पे ली है। अब बेचारा वो सरकार का मुंह उठाया इंतजार कर रहा है ना, उसको बोरी किसान के साथ ज्यादती है। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ इसका आपके, मैं थोड़ा सा टाइम से ले रहा हूँ मगर आई हैव टू क्लैरिफाई माई सेल्फ। पॉइंट सिंपल ये है कि अगर आप किसान पे काम करें, जो मेहनत, जिसका पसीना बहता है, आप उसको सब्सिडी दे, आप उसको कर दे ताकि गंदम अपनी पैदाइश में ही सस्ती हो जाए। तो जब सस्ती होगी तो चीजें सस्ती होगी। ये करते हैं कि ये गंदम किसान को तो फंसा दिया है, वो फ्री मार्केट में जाके उधार लेके वो 3400-3300 रुपए दे रहा है। सारा फायदा मिडल मैन को जाना है, सारा फायदा मिलों वालों को जाना है, वो होल्ड कर लेते हैं। तो आप सब्सिडी देने का आसान तरीका है कि आप किसान पे रहम करें, उसको फैसिलिटेट करें, आप खाद सस्ती करें। आप खाद सस्ती करेंगे, गंदम सस्ती हो जाएगी। तो यहाँ तो ये गेम है डिमांड एंड सप्लाई दी। अगर आपकी ये गलत फहमी है कि आप पाकिस्तान में महंगाई पंजाब पुलिस की मदद से हल कर लेंगे, तो फिर ये डिबेट आप टॉक शो में जारी रहेगी। ये कभी काम पंजाब पुलिस का काम तो यही रह गया कि बस डंडे चलाओ, हुक्म पर अमल दरामद कराओ, लेकिन असल वजह तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। आपकी बात जो कल भी प्रोग्राम में आपने की थी कि 40 साल की हुकूमत और एक्सपीरियंस क्या, उसका रिजल्ट क्या, कि अभी भी अहकामात कि किस तरह से हम बिजली कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अहकामात जारी कर दिए हैं जी। टीम बनाओ, टीम को पैसे खिलाओ और उसके बाद जी काम पे लगा दो कि काम हो कैसे सकता है, लेकिन रिजल्ट जीरो। ये कुछ ही चलता रहना है इस मुल्क में। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं मलक, और इस बात को समझिएगा, हमारे दौर में जो हमारी हम दोनों की मईशत चलती थी, वो चलती थी टेडी पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 58, 54, ठीक है ना। ये आपने तो खैर सुने भी नहीं होंगे। अब लतीफ़ा क्या देखे, ये हमारे साथ खेलते कैसे, मजाक कैसा करते हैं हुक्मरान। हाँ जी, रोटी है कितने रुपए की? 16 रुपए 16 रुपए की। अब वो 4 रुपए, 4 टेडी पैसे कहाँ हैं आपके पास? जब आप एक रोटी लेने जाएंगे और उसे रोटी लेके आप 20 रुपए देके कहेंगे 4 टेडी पैसे दे दे भाई, तो वो कहाँ से देगा? ठीक है ना। अच्छा, वो कहेगा ये 1 मिनट आप ठहर जाए, मैं जरा अभी ये रोटियां लगा लूं, मैं 4 पैसे ये गिन के फिर आपको देता हूं। कोई और आएगा रोटी लेने, पैसे पूरे होंगे तो फिर देंगे। फिर पीछे कोई और खड़ा होगा कि वो जी मेरे 8 पैसे वापस करो, ठीक है। और पैसे की आपने वो खत्म कर दी हुई है, वैल्यू नहीं, वो एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, एक्सचेंज जो है ना वो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो
आपने कैसे लोगों के जज्बात से आप खेल रहे, ठीक है ना। पैसे टेडी पैसे मुका दिए, 16 रुपए आप कह के, और जब मैं आपको 20 रुपए दूंगा तो 4 पैसे के लिए मैं खड़ा रहूंगा 10 मिनट कि जी आप रोटियां लगा के मुझे 4 पैसे गिन के वापस दे। वो एक बंदा गया तंदूर पे ना, उसने जाके कहा कि रोटियां लगा दो, वो लगाता रहा इधर उधर की, फिर उसने जरा जोर से कहा मलिक साहब के रोटियां ला, वो फिर उसने दूसरे को, उसने फिर उससे कहा तू सुनदा नहीं रोटियां ला, उन्हें कहा इन्ना पहलवान होता ना तो घर लवा लेंदा, मेरे तो रोब ना पा के। तो हम तो वहां बेचारे वैसे ही मजलूम लोग हैं जो जा रहे होते हैं। अब हमें वो टेडी पैसे गिनते फिरेंगे और जेब में मैंने को 20-25 ठीपे में वैसे ही मोटरसाइकिल चलाते हुए खड़खड़ पता ही ना चले मडगाड़ हिल रहा है कि मेरी जेब हिल रही है। फकीर नहीं लेते तो आप अजीबोगरीब किस्म के आपके इकोनॉमी चला रहे हैं। और दूसरी बात जो ये मलिक कह रहे हैं, सबसे ज्यादा जुल्म तो आप करें किसान के साथ जी। जिस दिन आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि ज़राअत से खुराक ये एक प्रोसेस है और पाकिस्तान में कितनी जरूरी है, मगज को बाग में जाने ना दीजो कि ना खून परवाने का होगा, ये एक प्रोसेस है। आप वहां से शुरू करें जहां से असल मसाइल शुरू होते हैं। वो बेचारा ट्यूबवेल नहीं चला सकता, बिजली इतनी महंगी की हुई है, ठीक है, वो ट्रैक्टर नहीं चला सकता, पेट्रोल इतना महंगा किया हुआ है, वो इन सारे मराइल से गुजर जाए तो मिडल मैन आप बीच में डाल देते। क्यों नहीं खरीद रहे आप वेट पता है क्या कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि ये जब गंदुम का बोरान पैदा होगा ना, ये पहले गंदुम मिडल मैन लेके बाहर भेज देगा, फिर उसके बाद जब बोरान पैदा होगा फिर हुकूमत कहेगी कि बाहर से इंपोर्ट की जाए गंदुम, ठीक है ना। यानी 50 रुपए की बेचेंगे आप, फिर 80 रुपए की खरीदेंगे और चांद गए कुत्तों पे भारी, ठीक है ना। कीमत उसकी जो है कोई और अदा करेगा। अच्छा मलिक साहब, अभी एहतजाज जो है ये हम देख रहे हैं 6 जमाती अपोजिशन की जानिब से एहतजाज की कॉल दी हुई है कि जी हम एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे। दूसरा नान बाई एसोसिएशन वो भी हड़ताल की कॉल दे रहा है। कैसे मैनेज करेगी पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत? मुश्किल चैलेंज है। देखिए पॉलिटिकल बात है, क्यों ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब अपोजिशन के लिए तो आइडियल कंडीशन है। मैं असल में ये बात करना चाह रहा हूँ, और मैं समझता हूँ अगर आइडियल इस कंडीशन में, जिस तरह अब राना बात कर रहा था, मैं वही देख रहा था। आपको किसान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। खाद किससे बनती है? गैस से। गैस की मैंने आपको बताया 600 टाइम आपने कीमत बढ़ा दी है। जब वो गंदम पैदा करता है किस कांधों पे तो नहीं रखता, किस पे रखता है? ट्राली पे रखता है। पेट्रोल वो भी आपने महंगा कर दिया। तो पानी निकालेगा किससे? ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल के लिए आपने बिजली महंगी कर दी। तो चीज़ें तो आपकी होनी नहीं है। तो अगर इस हालात में भी पाकिस्तान की अगर अपोजिशन हिट नहीं कर सकती तो वो कहते हैं नो और नेवर। अगर आप अब मतलब आप ऑनेस्टली, हम लोग छोटे मोटे सफ़ेद पोश हैं। मेरा नहीं ख्याल हमारे कल्चर में किस तरह से चीज़ें थी। कोई दोस्त यार है तो चाय की गुफ्तगू होगी, अगर आप सिगरेट पी रहे तो आप फेंक देते थे भी जो मर्जी पी ले, चाहे डिस्कशन नहीं होती थी। आजकल तो है बिस्किट। अब छोटी छोटी चीज़ें आपके जो मैनरिज्म था ना, वो हमारे यहाँ खाना बड़ा अजीब समझा जाता था हमारे कल्चर में। अगर आप अकेले बैठ के खाएं तो आप अब आप देख रहे हैं यार मैं खाना वहाँ खाऊं या कोई और ना बैठो। लोगों का कल्चर बदल गया, सोच बदल गया। यकीन करें हम छोटे लोग होते जा रहे हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह महंगाई है। एक प्रेशर है हर बंदे पे। मैं समझता हूँ ये आइडियल टाइम है अपोजिशन के लिए, और ये इतना बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि मोहतरमा जो हमारी CM आई हैं वो बड़ी हिसाब से आई हैं कि वो फ्यूचर बनना चाह रही हैं। स्पीड वज़ीर आला, वो चाह रही कि उनका नाम हो, हिस्ट्री बने, वो बड़ी हो के वज़ीर आज़म बने, फिर मजीद बड़ी हो गई UNO में जाए वगैरह वगैरह। लेकिन मैं साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आई एम सॉरी यार, आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए। आपको पता है कि हमारी वज़ीर इत्तलात जो है अज़मा बुखारी, उन्होंने कहा है कि बाकायदा बड़ी थकी है रोटी बकायदा। अच्छा वो रिसर्च अब मुझे नहीं पता ऑक्सफोर्ड में हुई है किसी लेबोरेटरी में, वो तो 800 रुपए का जोड़ा भी कह रही थी नासा में कहीं भेजा होगा ये तहकीकात के लिए। उसके बाद 16 रुपए की रोटी और 800 रुपए का जोड़ा मरियम नवाज साहबा पहनती हैं, वो ये भी कह रही हैं। तो उनकी बात पे कैसे यकीन कर लें, क्योंकि मार्केट तो हम खवातीन जाती है ना, कहीं से नहीं मिलता 800 रुपए का जोड़ा। नहीं दुपट्टा मिलता है शायद मुश्किल से। उसने बताया वो 15 रुपए की है। अच्छा पूरी रिसर्च वहाँ पे रिसर्च बोलती है, तहकीकात सामने आ रही है। ये रिसर्च हमने चोरी तो नहीं कर ली कहीं भारत से? हाँ ये पता नहीं कुछ चाँद वाले। चले मुझे क्लोजिंग करनी है। मुझे सना कहवान को, ताहिर मलिक साहब, राना साहब को इजाज़त दीजिए। कल हाजिर होंगे इसी टाइम पर आपके सामने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।